क्लास है। मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि कल के क्लास में हमने आपको न्यूटन के शीतलन नियम के बारे में बतलाया था कि यहाँ पर न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार ऊष्मा ह्रास की दर परिवेश एवं निकाय के तापांतर के समानुपाती होती है। और न्यूमेरिकल के लिए जो सूत्र था ms इंटू θ1 माइनस θ2 बाई टी, ms इंटू θ1 माइनस θ2 बाई टी इजकल टू के θ1 प्लस θ2 बाई 2 माइनस θ0, वेयर जहाँ पर θ1 प्रारंभिक तापक्रम है, θ2 अंतिम तापक्रम है एवं θ0 परिवेश का तापक्रम है। न्यूटन शीतलन के नियम पर आधारित कोई भी प्रश्न इस सूत्र के द्वारा बन जाएगा। जैसे प्रश्न 1 है, प्रश्न 1, एक पिंड का तापक्रम एक पिंड का तापक्रम 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड 10 मिनट में होता है। ठीक है, एक पिंड का तापक्रम 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड 10 मिनट में होता है। तब पुनः 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होने में लगा समय ज्ञात करें। यदि परिवेश का तापक्रम 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर आपको हल में पहले पहला के लिए कितना है 70 से 60, तो 70 माइनस 60 अपॉन 10 इक्वल टू के 70 प्लस 60 बाई 2 माइनस 25। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तथा पुनः ms 60 माइनस 50 अपॉन टी बराबर के 60 प्लस 50 बाई 2 माइनस 25। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न जो है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड 10 मिनट में होता है। तब 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड होने में लगा समय ज्ञात करें। यदि परिवेश का तापक्रम 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 70 माइनस 60 बाई 10 पहला ले लिए, और यहाँ पर के वही फार्मूला से, और यहाँ पर सेकंड में आपको वही फार्मूला फिर लिया गया, दो समीकरण लिया गया, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपका टी का मान जो है कैलकुलेट हो जाएगा, टी का मान जो है वो ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा प्रश्न है, एक पिंड का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड 10 मिनट में होता है। तब
अगले 10 मिनट में अगले 10 मिनट में तापक्रम ज्ञात करें यदि परिवेश का तापक्रम 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर वही सूत्र, पहला क्या होगा ms, यहां पर कितना है θ1 माइनस θ2, 60 माइनस 50 अपॉन 10 बराबर K 60 प्लस 50 बाई 2 माइनस 20 समीकरण 1 तथा ms 50 माइनस थीटा अपॉन 10, यही थीटा ज्ञात करना है। अगले 10 मिनट में तापक्रम ज्ञात करना है तो थीटा ज्ञात करना है। तो ms यहाँ पर जो है तथा पुनः ms जो होगा तथा पुनः ms इंटू 50 माइनस थीटा बाई 10 इजकल टू K 50 प्लस थीटा बाई 2 माइनस 20। ठीक है, फिर वही बातें, दोनों समीकरण को भाग दे दीजिएगा, दोनों समीकरण को डिवाइड कर दीजिएगा, थीटा का वैल्यू काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, थीटा का मान निकल जाएगा। तो ये बात को समझ लीजिए, न्यूटन्स के शीतलन के नियम के आधार पर कोई भी अगर आंकिक प्रश्न, कोई भी न्यूमेरिकल है, सिर्फ और सिर्फ एक जो फार्मूला हमने न्यूमेरिकल के लिए दिया है वो फार्मूला का यूज़ कीजिएगा, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। देखिए, अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन देता है, थ्योरेटिकल कि एक पिंड का तापक्रम 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड T1 समय में होता है, पुनः 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड T2 समय में होता है, तथा पुनः 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड T3 समय में होता है, तब 4 चॉइस आपको देगा। T1 इजकल टू T2 इजकल टू T3, T1 लेस देन T2, T1 लेस देन T2 लेस देन T3, T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, इस तरह से चॉइस देगा। तो देखिए क्या है, 70 से 60 T1 समय में हुआ, 60 से 50 T2 समय में हुआ, 50 से 40 T3 में हुआ, तो सबसे अधिक समय कौन हुआ, T3। ये बात को ध्यान रखिए। तो इसका एक्यूरेट, इसका सही जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। ठीक है, इसका सही आंसर होगा T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। ठीक है, अभी तक हमने जो आपको ऊष्मा के विश्लेषण में जो बातें हमने बताई, ऊष्मा के विश्लेषण में जो प्रसार है, रेखीय प्रसार, आयतन प्रसार काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उसके आधार पर सरल दोलक के आवर्तकाल में, सरल दोलक के आवर्तकाल में ह्रास या प्राप्ति वो महत्वपूर्ण सूत्र है। इसके अलावा कैलोरी मापी में जो हमने आपको बतलाया, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा तथा न्यूटन के शीतलन का नियम के आधार पर जो प्रश्न, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बात को ध्यान रखिए, ये टच करता है। इसके बाद जो बात आ रही है वो है ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का संचरण। ठीक है, ऊष्मा का संचरण। ठीक है,
जो दूसरा आपके सामने पॉइंट है, जो दूसरा टॉपिक है, वो है ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा का संचरण 3 विधियों से होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा का संचरण 3 विधियों से होता है। पहला चालन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंडक्शन। ठीक है, पहला चालन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंडक्शन। दूसरा संवहन, संवहन जिसे इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्शन। दूसरा संवहन जिसे इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्शन। तीसरा विकिरण, विकिरण जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेडिएशन। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको ऊष्मा का संचरण, ट्रांसफरेंस ऑफ हीट, ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक 3 विधियों के द्वारा होता है। 3 विधियों के द्वारा होता है। पहला है चालन, दूसरा है संवहन, तीसरा है विकिरण। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब ध्यान से सुनिए। पहला है चालन, कंडक्शन। इसमें ऊष्मा का संचरण जो होता है माध्यम के कण के द्वारा। माध्यम के कण आपस में अपना स्थान को परिवर्तित नहीं करते हैं। एक कण दूसरे को, दूसरा कण तीसरे को, इस तरह से ऊष्मा देता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा का संचरण होता है। यह विधि काफ़ी धीमी विधि है, स्लोली। इस विधि के द्वारा ऊष्मा का संचरण जो है काफ़ी धीमी होती है, स्लोली होती है। प्रायः ठोस में ऊष्मा का संचरण जो है चालन के द्वारा होता है। ठीक है, प्रायः ठोस में ऊष्मा का संचरण जो है चालन के द्वारा होता है। उदाहरण स्वरूप लोहे के छड़ को गर्म करना। उदाहरण स्वरूप लोहे के छड़ को गर्म करना। ठीक है। सेकेंड है संवहन। सेकेंड है संवहन जिसे कन्वेक्शन कहते हैं। सेकेंड है संवहन जिसे कन्वेक्शन कहते हैं। इसमें ऊष्मा का संचरण जो होता है तब माध्यम के कण अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। इसमें ऊष्मा का संचरण होता है तो माध्यम के कण अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। प्रायः द्रव्य एवं गैस में ऊष्मा का संचरण, प्रायः द्रव्य एवं गैस में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि के द्वारा होता है। ठीक है। उदाहरण स्वरूप पानी का खौलना। हीटेड होता है तो जल का जो पानी का कण जो है नीचे का ऊपर चला गया, ऊपर का नीचे, इस तरह से खौलने लगता है। तीसरा जो है वह है विकिरण, रेडिएशन। यहाँ पर इसमें ऊष्मा संचरण के लिए, इसमें ऊष्मा संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इसमें ऊष्मा संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यह ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि है। यह ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि है। ठीक है, यह ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि है। सूर्य के, पृथ्वी पर सूर्य के द्वारा जो ऊष्मा प्राप्त होती है
पृथ्वी पर सूर्य के द्वारा जो ऊष्मा प्राप्त होती है वह विकिरण के द्वारा होती है। समझ गए? वह विकिरण के द्वारा होती है। तो विकिरण विधि में, रेडिएशन में, विकिरण विधि में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो ये तीन विधियां हैं, चालन, संवहन, विकिरण। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें समझिए। देखिए, मरकरी द्रव्य है, मरकरी द्रव्य है, लेकिन इसमें ऊष्मा का संचरण, मरकरी द्रव्य है लेकिन इसमें ऊष्मा का संचरण चालन के द्वारा होता है। मरकरी द्रव्य है लेकिन इसमें ऊष्मा का संचरण चालन के द्वारा होता है। ठीक है। दूसरी बात, पृथ्वी के सतह पर महत्तम ऊष्मा का संचरण, पृथ्वी के सतह पर महत्तम ऊष्मा का संचरण संवहन विधि के द्वारा होता है। ठीक है। पृथ्वी के सतह पर महत्तम ऊष्मा का संचरण संवहन विधि के द्वारा होता है। समझ गए? दूसरी बात, उपग्रह में पृथ्वी के केंद्र पर गिरते हुए लिफ्ट में या अन्य कोई गुरुत्व विहीन क्षेत्र में द्रव्य में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। समझ गए? जहां पर जी काम नहीं करता है, जहां भारहीनता है, जहां पर स्मॉल जी काम नहीं करता है, वहां पर आपको ऊष्मा का द्रव्य में ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा होता है। क्योंकि सामान्य संवहन में जैसे पानी का खौलना, वहाँ जी काम करता है, तब नीचे के कण ऊपर जाते हैं, ऊपर कण नीचे आते हैं, वहाँ जी काम करता है। ये बात को ध्यान रखिए। तब यहाँ पर जो है द्रव्य में, गुरुत्वहीन क्षेत्र में द्रव्य में ऊष्मा का संचरण जो होता है वो चालन विधि के द्वारा होता है। ठीक है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण टर्म है, वो जरा समझिए। महत्वपूर्ण टर्म है ऊष्मा चालकता गुणांक। इसमें एक महत्वपूर्ण टर्म है ऊष्मा चालकता गुणांक। इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ऊष्मा चालकता गुणांक, इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। देखिए, मान लीजिए कोई कंडक्टर या प्लेट है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई प्लेट है, ये भी चाहे कोई कंडक्टर है, इसमें ऊष्मा प्रवाहित हो रही है। क्यों ऊष्मा प्रवाहित हो रही है?
इसमें ऊष्मा का जो प्रवाह हो रहा है वो 4 फैक्टर पर, 4 बातों पर निर्भर करता है। इसमें ऊष्मा का जो प्रवाह हो रहा है वो 4 बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट, Q प्रोपोर्शनल A। फर्स्ट Q प्रोपोर्शनल A, इस चालक का जितना क्षेत्रफल अधिक होगा, इस चालक का जितना क्षेत्रफल अधिक होगा, ऊष्मा का प्रवाह उतना ही अधिक होगा। ठीक है, इस चालक का जितना क्षेत्रफल अधिक होगा, ऊष्मा का प्रवाह उतना ही अधिक होगा। ठीक है, फर्स्ट ए। सेकंड, Q प्रोपोर्शनल θ1 माइनस θ2। दोनों किनारों के बीच का तापांतर जितना अधिक होगा, दोनों किनारों के बीच का तापांतर जितना अधिक होगा, ऊष्मा का प्रवाह उतना ही अधिक होगा। तीसरा, Q प्रोपोर्शनल 1/d। Q समानुपाती 1/d। d जहां चालक की प्लेट की मोटाई है। प्लेट या चालक की मोटाई जितना अधिक होगी, प्लेट या चालक की मोटाई जितना अधिक होगी, ऊष्मा का प्रवाह उतना ही कम होगा, ऊष्मा का प्रवाह उतना ही कम होगा। ठीक है, तथा Q प्रोपोर्शनल T, तथा Q प्रोपोर्शनल T, जितना अधिक समय लिया जाएगा, जितना समय अधिक लिया जाएगा, उतना ऊष्मा का प्रवाह अधिक होगा। 4 बातों पर, 4 फैक्टर पर निर्भर करता है ऊष्मा का प्रवाह। Q समानुपाती A, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, ऊष्मा का प्रवाह ज़्यादा होगा। Q समानुपाती θ1 माइनस θ2, तापांतर जितना अधिक होगा, ऊष्मा का प्रवाह उतना ही अधिक होगा। Q समानुपाती 1/d, मोटाई जितना अधिक होगा, ऊष्मा का प्रवाह उतना ही कम होगा। Q समानुपाती T, जितना अत्यधिक समय लीजिएगा, ऊष्मा का प्रवाह उतना ही अत्यधिक होगा। समझ गए? तब Q प्रोपोर्शनल समानुपाती A θ1 माइनस θ2 इंटू T/d। ठीक है, तब Q समानुपाती A θ1 माइनस θ2 इंटू T/d, चारों को मिला दिया गया। जब चारों को मिला दिया गया तो Q समानुपाती A θ1 माइनस θ2 इंटू T/d, या Q इक्वल टू Ka θ1 माइनस θ2 इंटू T/d। ठीक है, फॉर्मूला आपका मिल गया। Q इक्वल टू Ka θ1 माइनस θ2 इंटू T/d, जहाँ K एक नियतांक है, जिसे ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। जहाँ K एक नियतांक है जिसे ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। समझ गए? तब देखिए, यहाँ पर यदि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, D बराबर 1 मीटर, T बराबर 1 सेकेंड, θ1 माइनस θ2 बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तब Q बराबर K। यदि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, D बराबर 1 मीटर, T बराबर 1 सेकेंड, θ1 माइनस θ2 बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तब Q बराबर K। ऊष्मा चालकता गुणांक और कुछ नहीं है,
ऊष्मा चालकता गुणांक और कुछ नहीं है, ऊष्मा प्रवाह की मात्रा है। प्लेट के द्वारा प्लेट में प्रति सेकेंड ऊष्मा प्रवाह की मात्रा है, प्रति सेकेंड ऊष्मा प्रवाह की मात्रा है। उस प्लेट का क्षेत्रफल इकाई है, उसकी मोटाई इकाई है, तापांतर इकाई है। कहने का तात्पर्य यह है कि इकाई क्षेत्रफल, इकाई मोटाई तथा इकाई तापांतर के प्लेट या चालक के द्वारा प्रति सेकंड प्रवाहित ऊष्मा को ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं, को ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। समझ गए? इसका अगर मात्रक लीजिएगा, मात्रक तो देखिए Q का जूल हो जाएगा, D का मीटर होगा, मीटर स्क्वायर, डिग्री सेंटीग्रेड इंटू सेकेंड, 1 मीटर कैंसिल, जूल बाई सेकेंड को वाट लिख दें, वाट मीटर इनवर्स। देखिए इसका मात्रक आ गया, इसका मात्रक आ गया वाट मीटर इनवर्स डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ठीक है, इसका मात्रक आ गया वाट मीटर इनवर्स डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको अगर डिग्री सेंटीग्रेड की जगह केल्विन भी लिखा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये बात को समझ लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।